नमस्कार। ये हमारा गैस लॉस का थर्मोडायनामिक्स का एक अगला टॉपिक है जो गैस लॉस से रिलेटेड है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये हमारा इक्वेशन है। ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। इसी से हम सारे लॉस को डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और देखते हैं कि कुछ ग्राफ कैसे बनते हैं। यदि कोई ग्राफ हमें सिंपल मिलता है y इज इक्वल टू एम एक्स, एम कोई कॉन्स्टेंट है, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 3x, कुछ भी ऐसा मिल जाता है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, तो ये सारे ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन होते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधी रेखा होगी। इसकी खास बात क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी, मतलब इस तरीके की लाइंस मिलेंगी हमें। पहली चीज। दूसरी बात है, कभी भी आपका कोई भी, और इसमें एक्स वाई, जैसे मान लीजिए प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, तो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। P इज इक्वल टू 5V या V इज इक्वल टू 3T। तो ये किस में होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर एक्सेस में, V और T में। तो हमारे पास ऐसे कर्व्स मिल रहे हैं, तो ये कर्व बनाना हमें सीखना पड़ेगा। तो दूसरी चीज, हम एक और तरीके का कर्व है। यदि हम एक पर पाते हैं एक्स वाई, जैसे दिखा एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई वैल्यू आएगी डेसिमल में और नॉन डेसिमल से 1000.32, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो मेरे लिए क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स वाई की जगह हो सकता है पी इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, वी इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ भी आ जाए हम डिराइव करें। तो इसका मतलब ये जो कर्व होते हैं एक्स वाई, ये क्या है, ये हाइपरबोला होता है। क्या है? हाइपरबोला। देखिए हाइपरबोले, हाइपरबोला का मतलब होता है कि जब एक्स वाई खींचेंगे, जैसे मान लीजिए पी और यहाँ वी लिखते हैं और ऐसा कुछ इक्वेशन हो जाता है कि P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये कुछ इस तरीके से कर्व आएगा। तो ये चीज हमें जाननी चाहिए। तो ये कुछ कर्व के बारे में जानकारी थी। अब हम इक्वेशंस को यूज करते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जैसे कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये लीक नहीं करता, तो इसका मतलब एन, एन जो अमाउंट ऑफ गैस, ये कांस्टेंट हो गया। हम मालूम है आर जो है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314, मतलब कोई वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। अब हम यदि टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दें, मतलब हम रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं, विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो ये सब कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब हमारी सारी चीजें इधर की कांस्टेंट हो गई। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम के लिखते के अपॉन वी। तो हमने ये देखा है कि कभी भी, जैसे एक और चीज देखा, जैसे ए इक्वल टू बी हो, तो हम इसको ले सकते हैं ए इज इक्वल टू के इंटू बी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन को हम इस पेज पे करके दिखाते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन, जैसे इनवर्स, तो इनवर्स प्रोपोर्शन को हमें मिल गया, इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आ गया। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब हो गया, ये एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इस तरीके से इनवर्स मतलब उल्टा काम करेगा। तो अब देखिए, दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि अब पीवी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कैसा कर्व आ गया? ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो ये कैसा का प्रोडक्ट होगा? हाइपरबोला। तो देखिए हमारा ये हाइपरबोला इस तरीके से बनेगा, एक तरफ P होगा, एक तरफ V होगा। ठीक है, देखिए सारे कर्व्स ऐसे मिल रहे हैं। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, PV इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट तो है, और ये देखिए टी बढ़ाएंगे, मतलब टी की वैल्यू 100 होगी तो कुछ वैल्यू आएगी, 200 होगी तो और ज्यादा वैल्यू आएगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम अगर देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ, जैसे किसी वैल्यू पे पीवी की वैल्यू, जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी 200-300 पे। देखिए ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो कर्व वैसे ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन हो गया हाइपरबोला है।
तो ये हमने निकाल लिया। और इस लॉस को कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसको पढ़ लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस दैट इज n moles of a gas varies inversely with its volume. This is known as Boyle's law. तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे थे 3-4, ये याद करने के लिए, ये थोड़ा फिगर हटने से आ गया है। तो 3 टर्म्स हैं, आइसोबार, आइसोबार। जब हम कोई किसी कांस्टेंट प्रेशर बनाते हैं, एक होता है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है फिक्स टेम्परेचर। जैसे ये ग्राफ जो होती है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे कर्व्स को हम कहते हैं आइसोथर्म। तीसरा होता है आइसो को, जो कांस्टेंट वॉल्यूम बनाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, ये तीनों तरीके के कर्व्स हमें अभी मिलेंगे। तो यहां से हम बॉयल्स लॉ समझ गए। अब दूसरा है इसी चीज में पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो जैसे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी आ गया। अब इसकी अब की बार हम क्या करते हैं, एन और वी को कांस्टेंट करते हैं। एन तो पहले से कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता ही है, इस बार हमने वी को कांस्टेंट कर दिया। चलिए सबसे पहले हम इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए पी बाई टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, पी बाई टी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट। अब की बार हमने क्या किया, ऐसे कोई डब्बा लिया, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब इसमें गर्म ठंडा करेंगे, सब टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमने फिक्स कर दी। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू के इंटू टी। कांस्टेंट को हम के लिख लें तो ये के टी हो जाएगा, या पी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हो गया हमारा। इसी को कहते हैं हम गैल्सक्स लॉ। क्या कहते हैं, गैल्सक्स लॉ। और दूसरी बात है, ये लाइन सारी स्ट्रेट लाइन से, ये चीज देखिए, ये स्ट्रेट लाइन। अब चलो एक और चीज देख लेते हैं, पी बाई टी इज इक्वल एन आर टी बाई वी। बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू घटेगी इस फ्रैक्शन की। मतलब यदि हम लिखे के की वैल्यू घटती जाएगी, P इज इक्वल टू के टी। और यहाँ पे देखते हैं इस इक्वेशन से हमें ये मिल गया कि जो V इंक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब स्लोप घटती जाएगी। देखो जैसे V बढ़ाएंगे तो ये देखिए कर्व्स ये नीचे होती जाएंगे, V बढ़ाएंगे तो ऐसे इधर की तरफ कर्व आएगी, V घटाएंगे तो हमें ऊपर की तरफ कर्व मिलेगी। ये चीज हमें इससे क्लियर हो गया। तो PV इसे कहते हैं। और ये सारे कर्व्स किस पे बने हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम आइसोकोर भी कहते हैं। देखिए आइसोकोर, इस ऐसे कर्व्स जहाँ पे वॉल्यूम V कांस्टेंट, इसको हम आइसोकोर कहते हैं। और इस लॉ को गैल्सक्स लॉ कहते हैं। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, क्योंकि हमें n फिक्स किया हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दैट इज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये हमारा गैल्सक्स लॉ। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास एक और लॉ है, वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इसमें क्या है, हमें प्रेशर कांस्टेंट कर लेंगे। तो ऐसे जो कर्व बनेंगे इनको क्या कहेंगे, प्रेशर कांस्टेंट। तो कर्व को क्या कहेंगे, आइसोबार। एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सब पे प्रेशर कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। देखिए एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट भी एक साथ कर लेते हैं। आ जाएगा वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। पहली चीज v इज इक्वल टू के इंटू टी, या v इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, v बढ़ेगा टी बढ़ेगा। कहने का मतलब है, यदि मैं ऐसा कंटेनर ले लेता हूँ जहां पे ये एक मूल पिस्टन है और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर घटाएंगे तो ये सिकुड़ता जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ से देख ली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली चीज। दूसरी बात, यदि इसको देखें, यदि हम पी बढ़ाएंगे
तो ये एनआर बाई पी घटेगा, मतलब के की वैल्यू घटेगा। मतलब पी को इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू डिक्रीज, मतलब स्लोप जो है लाइन का पी बढ़ाने से घटेगा। तो जैसे जब पी बढ़ाएंगे तो स्लोप घटेगा, मतलब कम, ज्यादा पी रहेगा तो ये ऐसा कर्व मिलेगा, और कम पी रहेगा तो ऊपर की तरफ कर्व होगा। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल गया। इस लॉ को कहते हैं चार्ल्स लॉ। ये कहता क्या है, इसमें जैसे ये लीक तो नहीं हो रहा है, गैस का वॉल्यूम, गैस फिक्स है, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है। तो ऐसे फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the temperature. Then that is on increasing the temperature, the, temp, the volume will increase. On decreasing the temperature, the volume will decrease. तो ऐसे को कहते हैं हम चार्ल्स लॉ। इसके बाद तीसरा लॉ में पढ़ना एवोगैड्रोस लॉ। ये भी बहुत बिल्कुल वहीं से डिराइव हो जाएगा, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। जैसे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब की क्या करते हैं, पीवी बाई टी आर इज इक्वल टू एन लिख सकते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, प्रेशर भी फिक्स कर देते हैं, वॉल्यूम भी फिक्स करते हैं, टेम्परेचर भी फिक्स करते हैं, आर तो पहले से, तो एन फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। यदि मान लो रूम टेम्परेचर लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वॉल्यूम ले लेते हैं, फिक्स कर देते हैं, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रख लेते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ये एक वॉल्यूम फिक्स कर दिया मैंने, फिक्स्ड है, पिस्टन नहीं लगे तो फिक्स वॉल्यूम है, वी फिक्स है। इसका टेम्परेचर फिक्स है, रूम टेम्परेचर है। इसका प्रेशर फिक्स है, क्योंकि जब सब कुछ फिक्स है तो ये, तो इसमें जो एन है, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी फिक्स होगा। कोई भी गैस ले लें, मतलब इसमें यदि ऑक्सीजन ले, इसी कंटेनर में यही कंडीशन ले ऑक्सीजन, तो इसके जितने पार्टिकल्स होंगे, आर्गन ले लें, इसके कितने पार्टिकल्स हो, CO2 ले लें, इसके कितने, एन, एन मतलब मोल्स। इन सारे केसेस में तीनों के मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन फिक्स होंगे। इसी को एवोगैड्रो लॉ कहता है। मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये सिमिलर कंडीशन का हो तो ऑल द गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। पार्टिकल्स क्या हो सकता है, उनका छोटा, जैसे मोनोटॉमिक गैस है तो आर्गन हो तो एक एटम्स होंगे, नाइट्रोजन है तो दो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल होगा, CO2 होंगे तीन तीन एटम्स का मॉलिक्यूल एक पार्टिकल होगा। तो ये चीज बताता है एवोगैड्रोस लॉ। यहीं से अभी तो हमें क्या, अभी तो हमें ऐसा वॉल्यूम कुछ भी हो जाए तो हम यहाँ से एक मोल भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी गैस का वॉल्यूम है 22.4 लीटर और STP पे, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 डिग्री केल्विन ले लीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लें, तो इसके अंदर एन, यहाँ पे यदि पीवी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू एन है, तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लें, वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लें, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ले लें, आर के तो एन क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल। ठीक है, ये चीज हमें पता चल जाती है। तो यहाँ से एवोगैड्रो लॉ से ये भी हमें पता चल गया है, लेकिन जितनी जानने की जरूरत है वही हम देखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि मोल निकालने के तरीके यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं कि यदि हमें वॉल्यूम दिया है तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है इससे डिवाइड करके, नंबर ऑफ वेट जो है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से, जैसे हमारे पास 320 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। अब जैसे हमें पता करना है कि कितने मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन का डायटोमिक है, हमें एटॉमिक वेट मालूम है 16 होता है ऑक्सीजन का, 16 टू 32। तो मोल्स कैसे निकलेगा, मोल्स इज इक्वल टू 322/32 हो जाएगा 10, तो इसके 10 मोल्स आएंगे। ठीक है, अब हमें पता है एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो यही बता सकते हैं इसका कितना होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा 10 मोल का, 1 मोल का वॉल्यूम होता है एट STP 22.4 लीटर, तो 10 मोल्स का क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 10, दैट इज 224 लीटर्स। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। इनकेस ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे हमने तीनों लॉज डिस्कस कर लिए। कौन कौन से, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्सक्स लॉ, और प्लस एक फाइनल एवोगैड्रो
हाइपोथेसिस भी डिस्कस कर लिया। अब एक जैसे क्वेश्चन निकाला, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जैसे मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का एक तरीका है, वो ये है, कभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन करना, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कैसे भी नंबर ऑफ मोल्स। यदि नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाए, इसको निकाल लो। यदि लीटर पूछे तो हमें पता है एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर एन, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। और इसका वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। इन एक बार नंबर ऑफ मोल्स कैसे भी आ जाए तो इनका यूज करके निकाल लें, तो बाकी दो चीज हम निकालते हैं। जैसे हम चलते हैं 32 ग्राम हो गया, ये पिछले क्वेश्चन में कराया था, चलिए इसको करते हैं। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हम इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर एन। तो इस तरीके से हो जाएगा। हमारा पार्टिकल्स कितना दिया है, 1.2 इंटू 10⁻23। और एवोगैड्रो नंबर में कितना होता है, ये होता है 6.0 इंटू 10⁻23। 23 से 23 कैंसिल हो गया, ये हो गया 12/6, 60। डेसिमल भी हटा दें ऐसे से, ये हो जाएगा 12 जा 12 5 जा इज इक्वल टू 0.2। मतलब हमारे पास 0.2 मोल्स आ गए। हमारे पास ऑक्सीजन के हैं 0.2 मोल्स। एक बार ये निकल गया तो आपसे पूछे इसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे, 0.2 इंटू 22.4, दैट इज 448 4.48 लीटर हो गया। अब आपसे पूछ ले एटॉमिक वेट कितना होगा 0.2 मोल्स का। गैस कौन सी हमारी, गैस दिया हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है कि इसके दो मॉलिक्यूल 1 इंटू 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2 ग्राम, तो ये एक मोल का है, तो 0.2 का क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.4 ग्राम। इस तरीके से हम इसका वेट भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। चलिए जितना मिट गया मिटा दिए। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो हमने पढ़ी हैं उसके कुछ एजम्पशंस क्या है। तो इसमें क्या है कि गैसेज जो है, यदि लो टेम्प मतलब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे बात करें, वो जो फीलिंग आती है कि गैस एकदम खुलम खुला होंगी, वो चीज काइनेटिक थ्योरी में एज्यूम किया गया है। गैसेज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इनके बीच में बहुत ज्यादा से बहुत पार्टिकल्स होते हैं, और इनके बीच में दूरी इतनी ज्यादा होती है कि इनको कंप्रेस किया जा सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वो बहुत कम होता है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे आप ये सोचिए, एक छोटी सीसी में सेंट लेके आते हैं, आप किसी बड़े से हॉल में बैठिए, उस सेंट को पूरा लीक कर दीजिए दबा करके, तो फिर क्या होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो आप ये देखिए उसकी नंबर ऑफ, उसका वॉल्यूम कितना था पहले जब आप सेंट की सीसी में था, सीसी की वॉल्यूम और कमरे का वॉल्यूम का कंपेरिजन कीजिए तो बहुत डिफरेंट, नेग्लिजिबल है। तो यही चीज ये कहना चाहता है कि जो वॉल्यूम गैस का है, पार्टिकल्स का, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड में तो और कम हो जाएगा, वो नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, पहली चीज। इसके बाद इन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जितना आप इसको बड़ा कमरा करते जाएंगे उतना ही फैलता जाएगा, मतलब इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं, ये फैलते ही रहेंगे। अब थर्ड चीज जो है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, जो वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। हम लिक्विड में ऐसे ब्राउनियन मोशन पढ़ा है पॉलन ग्रेन्स डाल करके, लेकिन गैसेस में भी होता है। और ये आपस में कोलाइड भी करते हैं, इनके कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि इनके एनर्जी, द सिस्टम की एनर्जी में कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं तो हो सकता है कि एनर्जीज आपस में थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो जाए, लेकिन ओवरऑल दोनों पार्टिकल्स का टोटल एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगा, मतलब हमेशा फिक्स रहेगा, जो भी है वही रहेगा। At any particular time, the individual speeds are changing and the distribution remains the same. ये भी हम देखेंगे, इंडिविजुअल स्पीड्स मतलब पार्टिकल्स की जो स्पीड्स है, किसी की ज्यादा किसी की कम, कोई टक्कर खाने के बाद जीरो हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सबका एक किसी टेम्परेचर पे इनके जो प्रोफाइल होगा वो सेम होगा, भी हम देखेंगे। इन काइनेटिक थ्योरी इट अज्यूम्स दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्लियर है। और ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा, यह भी ग्राफ में
देखेंगे। फुटनोट, द गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये चीज बड़ी खास बात है काइनेटिक में। देखिए लो प्रेशर होगा तो गैस पार्टिकल बहुत दूर, हाई टेम्परेचर तो भी दूर होंगे। तो ये खास बात है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये काइनेटिक बिहेवियर, ये काइनेटिक थ्योरी को ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। ये देखिए गैस जो प्रोफाइल की बात कर रहे थे, इस प्रोफाइल को देखिए, ये कर्व है टेम्परेचर T1 है, ये दूसरी कर्व है एट टेम्परेचर T2। और इसमें देखिए कुछ वैल्यू कुछ होती है स्पीड जो हमें जानना चाहिए। रूट VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। एक एवरेज निकालने के कई तरीके हैं। एक होता है EAVG मतलब एवरेज, जो ज्यादातर मॉलिक्यूल रखते हैं। विद प्रोबेबल, जो प्रोबेबिलिटी की बात होती है कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल में कितने क्या होंगे। तो देखिए इसमें एक्स और वाई एक्सेस पे, इसमें वाई एक्सेस पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एक्स एक्सेस पे है इनकी स्पीड। तो देखिए किसी स्पीड को देखते हैं। देखिए मोस्ट प्रोबेबल इधर है, एवरेज RMS। देखिए यदि वैल्यूज की बात करें, स्पीड बढ़ रही है तो सबसे बड़ी होती है RMS, फिर होती है एवरेज, और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल होती है जो सबसे, और लेकिन आप पार्टिकल्स की बात कीजिए, देखिए ये नंबर ऑफ पार्टिकल, ये इससे ऊपर है, ये थोड़ा है, ये सबसे ऊपर। तो मोस्ट प्रोबेबल वो होती है जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास होती है। वी एवरेज ये बीच में, और वी आर में सबसे कम के पास होती है, मतलब ज्यादा एनर्जी। ऐसे जगह अमीरी और गरीबी की बात है, तो जब से सबसे ज्यादा अमीर लोग जिसका सबसे ज्यादा माल होता है सबसे कम होता है सोसाइटी में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं तीनों वैल्यूज ग्राफ में कहाँ है। तो ये किसी एक टेम्परेचर, ऐसे दूसरे टेम्परेचर पे भी देखिए T1, ये एक टेम्परेचर, ये देखिए दूसरा टेम्परेचर, जैसे ये कर्व है आपका T1 पे, ये कर्व है T2 पे, जो गैस, और इसमें देखिए जो प्रोफाइल्स है, ये देखिए तीनों का, ये तीनों गैसेस का, इन तीनों का लगभग सेम है। तो इसीलिए कहते हैं तो जो प्रोफाइल है वो टेम्परेचर पे फिक्स रहता है, और ग्राफ का नेचर भी फिक्स रहता है। ये देखिए इस वैल्यू को निकालने का तरीका भी दिया है। एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो इन फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा, ये और इनका रेशियो, जैसे ये फॉर्मूला आ गया तो RT/M कटता जाएगा तो आ जाएगा √3 और √8/5, और इसका वैल्यू √3 और 8/5 √2.5। तो इस तरीके से हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है ये जो हम एजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का देखा, वो कहाँ पे लागू हो रहा था? इट वाज एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, काइनेटिक इसमें था। अब यदि प्रेशर, हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर का मतलब हो गया आप उसको दबा दबा के सॉलिड की तरफ ले आइए। तो जब बहुत प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसको घटा घटा के इतना छोटा कर दीजिए, इतना पतला वॉल्यूम कर दीजिए, इसमें वो नेग्लिजिबल नहीं, मतलब आइस के क्यूब तक ले आइए, तो नो मोर द वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। पहली चीज, पहले। दूसरी चीज क्या होगा, वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है, इसका मतलब एक वॉल्यूम का करेक्शन चाहिए चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब बहुत नजदीक पार्टिकल्स आ जाते हैं तो अपने आप ही इनमें एक दोस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके कारण जैसे ये पार्टिकल है, पहले तो आराम से खुल के जाके टक्कर मारता था, अब लेकिन यहाँ पे ये तो एक फैमिली वाली प्रेशर आ जाए कि भाई मुझे मुझे छोड़ के जा रहा हो, ये है, तो ये थोड़ा सा इधर अट्रैक्शन कारण इधर फोर्स लगना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये प्रेशर करेक्शन आ जाता है। तो जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये चीजें आ जाती हैं कि इनके बीच का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रह सकता, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण प्रेशर थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इसी चीज को एकोमोडेट करने के लिए ये इक्वेशन ऐसे कहते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। ये प्रेशर, और इसमें ए और बी जो है कांस्टेंट है। ए जो है आपका प्रेशर करेक्शन है, और बी जो है इसका वॉल्यूम करेक्शन है। एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसकी वैल्यूज आपको दी रहेंगी, और इसको हम उसी तरीके से यूज करेंगे। इसमें ज्यादा आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, बस आप इसको ऐसे याद रखिए कि ए और बी वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन है। ए प्रेशर करेक्शन है, एन बी जो है वॉल्यूम करेक्शन है। अब इन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी निकालना आता है, ये हमने पहले ही कराया है।
और इसको भी जैसे क्या गया क्लोज जैसे इसको करके देख लेते हैं। सिस्टम एट 2 एटमॉस्फेयर स्टिल हीटर रेस्पेक्टिव देन इट्स वॉल्यूम एट 0.2 एटमॉस्फेयर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक कोई सिस्टम है, इसका 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है और वॉल्यूम है 60 लेते हैं। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम एट वी निकालना एट, पहला पार्ट है 0.2 एटमॉस्फेयर, 0.2 एटमॉस्फेयर। यदि हम ऐसे लिखें पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हमने देखा टी कांस्टेंट है, कुछ बता नहीं था, एन आर तो हमेशा ही कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। इससे हम ये लिख सकते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। हमें निकालना क्या है, वी टू निकालना भाई। इसको हम वी टू मान लें, ये पी टू दिया हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा वी टू इज इक्वल टू पी वन वी वन बाई पी टू। तो इसकी वैल्यू डालें तो पी वन कितना हमारे पास 2 इंटू 60 अपॉन वी टू कितना 0.2, तो ये करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 600। यहाँ पे हमने यूनिट नहीं चेंज किया क्योंकि सारे क्वेश्चन में भी जो पूछा गया था वो भी सिमिलर यूनिट्स में था, जैसे सब एटमॉस्फेयर में था, जो दिया था वो भी एटमॉस्फेयर में था। तो इस तरीके से हम दूसरा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। यूनिट्स चेंज करने की तब आती है बात जब चीजें अलग अलग यूनिट्स में हो। ठीक है, विद दिस हमारा चैप्टर पूरा हो गया। आई होप आपको सब अंडरस्टैंड हुआ होगा। इनके फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा एक और ट्यूटोरियल शीट में केवल न्यूमेरिकल्स के साथ मैं आपके पास आऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।